जय भीम दोस्तों। मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब यह विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर वकीलों के दो पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित किए जाने के पक्ष में है, तो दूसरा बाबा साहब के प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विरोध कर रहा है। कुछ अंबेडकरवादी वकीलों का कहना है कि बाबा साहेब केवल दलितों के नहीं, पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका योगदान भारतीय संविधान, लोकतंत्र और न्याय प्रणाली में अमूल्य है। उनकी प्रतिमा लगना न्यायपालिका की गरिमा को बढ़ाएगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए हर रोज नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकेंगे। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक बयान को हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम बाबा साहब के योगदान और उनके संघर्ष के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों के दौर में 14 अप्रैल 1991 को महू मध्य प्रदेश में रामजी मालोजी सकपाल के बेटे के रूप में जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर की मां उन्हें प्यार से भिवा कहकर पुकारती थीं। उस असाधारण शख्सियत को लोग बाबा साहेब कहा करते हैं। 19वीं सदी में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज विभाजित था और छूत अछूत जाति धर्म के नाम पर लोग बंटे हुए थे, तो ऐसे समय में डॉ अंबेडकर ने समाज में एक नई क्रांतिकारी चेतना का सूत्रपात किया। निम्न जाति से होने के कारण बचपन से ही उन्हें दुर्व्यवहार और भेदभाव झेलना पड़ा। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनकी वजह से उन्हें हिंदू धर्म को त्यागना पड़ा। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। छोटी सी उम्र से ही भीमराव अंबेडकर सामाजिक भेदभाव को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। अपनी बायोग्राफी में भीमराव अंबेडकर ने अपने साथ हुए भेदभाव की कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है, जिसे पढ़ते हुए उस समय के सामाजिक विभाजन को समझा जा सकता है। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, स्कूल में मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं अपने बराबर के साथियों साथ नहीं बैठ सकता था। मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और उस बोरे को स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी नहीं छूता था, क्योंकि मैं अछूत हूं। और स्कूल में ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वे शिक्षक से पूछकर नल पर जाते और पानी पीकर आ जाते थे। पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था। शिक्षक की इजाजत के बाद भी चपरासी का होना जरूरी था, ताकि मैं मटके को हाथ न लगाऊं। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। हम अछूत थे, इसीलिए हमारा कपड़ा कोई धोबी भी नहीं धोता था। घर में कपड़े मेरी बहन धोती थी। ऐसा नहीं था कि सतारा में धोबी नहीं थे या फिर हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे बाल भी बड़ी बहन काटती थीं, क्योंकि नाई भी हम अछूतों के बाल नहीं काटता था। उन्होंने बचपन से ही भेदभाव का सामना किया। 19वीं सदी में समाज में छोटी जातियों के साथ और भी बुरे बर्ताव हुआ करते थे। शूद्रों में निम्न और गरीब जातियों को शामिल करके उन्हें अछूत कहा जाने लगा। अछूतों को तालाबों, कुओं, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थाओं जैसे सार्वजनिक जगहों पर जाने से वंचित कर दिया गया था। मानवता को शर्मसार कर देने वाली परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों के मुक्तिदाता और मसीहा बनकर दलितों और वंचितों की आवाज उठाने के लिए बाबा साहेब ने आंदोलन चलाए। लोगों ने ऊंची जाति के लिए आरक्षित चौदार तालाब से पानी पीने के लिए सत्याग्रह किया और सफलता हासिल की। देखते ही देखते वे दलितों के बड्ढे पैरवीकार के रूप में देखे जाने लगे। उन्हें वर्ष 1927 में और फिर 1932 में मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। विधान परिषद में उन्होंने दलित समाज के लिए आवाज उठाई।
वर्ष 1929 में उन्होंने समता समाज संघ की स्थापना की और फिर 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश बैन को खत्म करने के लिए सत्याग्रह किया। वर्ष 1931 में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन का अधिकार प्राप्त करके देश भर में हलचल मचा दी। गांधी जी के अनशन के बाद डॉ. अंबेडकर और कांग्रेस के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के नाम एक समझौता हुआ और डॉ. अंबेडकर को मांग वापस लेनी पड़ी। लंदन में हुए उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भारत के दलितों का शानदार प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने दलित समाज को कई बड़ी उपलब्धियां दिलवाईं। 29 अगस्त 1947 को डॉ. अंबेडकर को संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में यह प्रावधान रखा कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या छुआछूत के कारण समाज में असामान्य उत्पन्न करना दंडनीय अपराध होगा। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली लागू करवाने में भी सफलता हासिल की। वर्ष 1949 में उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। वर्ष 1950 में वे श्रीलंका के बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने गए और बहुत प्रभावित होकर स्वदेश लौटे। वैचारिक मतभेदों के चलते वर्ष 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1952 के आम चुनावों में वे हार गए। हालांकि 1952 से वर्ष 1956 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। कानून बनने के बावजूद दलितों की दयनीय स्थिति देख वे अध्ययन और मंथन में लग गए। समाज में दलितों, शोषितों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने लंबा गहन अध्ययन और मंथन किया। निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र बौद्ध धर्म ही दलितों को न केवल सबके बराबर ला सकता है बल्कि अछूत के अभिशाप से भी मुक्ति दिला सकता है। इसके बाद उन्होंने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर एक नए युग की आधारशिला रखी। बाबा साहेब अंबेडकर ने समता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। फिर भी कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग बाबा साहेब की प्रतिमा को ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित करने से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ दलितों के मसीहा है। नहीं, उन्होंने सभी समुदायों के लिए संघर्ष किया, सो सिर्फ पीड़ित नारी के मुक्तिदाता थे। ग्वालियर विवाद की शुरुआत 19 फरवरी 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ग्वालियर दौरे पर आए थे। इसी दौरान कुछ अंबेडकरवादी वकीलों द्वारा सुरेश कुमार कैत को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक सहमति दी। इसके बाद वकीलों के एक गुट ने जन सहयोग से मूर्ति बनवाई, जिसकी लंबाई 10 फीट है और फिलहाल उसे सुरक्षा के साथ रखा गया है। जब मूर्ति का फाउंडेशन तैयार हुआ तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, न ही बिल्डिंग कमेटी से सहमति ली गई। उन्होंने 10 मई को जाकर उस स्ट्रक्चर पर तिरंगा झंडा लगा दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय परिसर में किसी भी महापुरुष की प्रतिमा लगाना न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध है। न्याय केवल तिरंगे के अधीन होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के। इसके बाद 26 मार्च 2025 को प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी किया। इसमें बताया गया कि कमेटी के 5 में से 3 सदस्यों ने प्रतिमा स्थापना को कुछ समय के लिए टालने का सुझाव दिया, जबकि 2 सदस्यों ने स्थापना का समर्थन किया। अब यह विवाद एक प्रतिमा का ही नहीं, बल्कि यह विवाद उस समाज का है जिसको हजारों सालों से शोषण किया गया। और उन्होंने बताया कि प्रतिमा बनाकर तैयार हो चुकी है, इसके लिए भुगतान हो चुका है, अतः इसे स्थापित किया जा सकता है। जहां एक ओर यह विवाद वैचारिक असहमति के रूप में शुरू हुआ था, वहीं अब यह एक जातीय टकराव का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक में चर्चा हो रही है।
भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठन खुलकर मैदान में आ गए हैं। भीम सेना ने 29 जून को भीमराव अग्निपथ महासभा बुलाई है और आजाद समाज पार्टी ने 11 जुलाई को अंबेडकर महापंचायत का ऐलान किया है। असल में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विवाद गहराता जा रहा है। प्रतिमा लगाने को लेकर बार काउंसिल और वकीलों के बीच शुरू हुआ मतभेद भले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा और मामले को काउंसिल स्तर पर निपटाने की सलाह दी गई है, लेकिन अब यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी इस मुद्दे में कूद पड़े हैं। प्रतिमा विरोध को लेकर उन्होंने आगे कहा, जो लोग जो बाबा साहब की प्रतिमा लगने का विरोध कर रहे हैं वे शायद मानसिक रूप से बीमार हैं। बाबा साहब किसी एक जाति के नहीं बल्कि सबके हैं और उन्होंने सभी समुदायों के लिए कार्य किया है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा अवश्य लगनी चाहिए। आजाद समाज पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा, प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में ही लगेगी। उन्होंने कहा, इसे रोकना बहुजन समाज का अपमान है। यह अपमान संविधान का अपमान है, करोड़ों शोषित पीड़ित का अपमान, जिनके लिए बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया। ग्वालियर विवाद को लेकर आजाद समाज पार्टी जैसे संगठनों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है। कुछ अंबेडकरवादी मूर्ति स्थापना के पक्षधर वकीलों ने 31 मई को ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि केंद्रीय कानून मंत्री इस विवाद में हस्तक्षेप कर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित कराएं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि न्यायालय परिसर को निष्पक्ष और व्यक्तिमुक्त रखना आवश्यक है। किसी महापुरुष की प्रतिमा लगाने से न्याय के प्रतीकात्मक स्वरूप को ठेस पहुंच सकती है। हालांकि इसके अपवाद भी रहे हैं, जैसे कई न्यायालय परिसरों में महात्मा गांधी या सरदार पटेल की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ऐसे में बहुजन समाज सवाल कर रहा है कि जब अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं लग सकती हैं, तो संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की क्यों नहीं लग सकती है? भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया ने कहा, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का मुद्दा सिर्फ एक मूर्ति लगाने का नहीं है, ये न्याय, सम्मान और पहचान का सवाल है। बाबा साहब इस देश के संविधान निर्माता रहे हैं, देश के पहले कानून मंत्री रहे हैं और उन्होंने हमें सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। आज कुछ लोग जो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, वो बाबा साहब की मूर्ति से डरते हैं। ये डर दिखाता है कि उनके विचार आज भी कितना प्रभावशाली हैं। हम मांग करते हैं कि हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा जल्द से जल्द स्थापित होनी चाहिए। ग्वालियर हाईकोर्ट के अधिवक्ता धर्मेंद्र कुशवाहा ने अपने बयानों में कहा है कि बाबा साहेब केवल दलितों के नहीं, पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका योगदान भारतीय संविधान, लोकतंत्र और न्याय प्रणाली में अमूल्य है। उनकी प्रतिमा लगना न्यायपालिका की गरिमा को बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जा सकती है, तो ग्वालियर बेंच में क्यों नहीं? उन्होंने बार एसोसिएशन के विरोध को संविधान और सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ बताया। रविंद्र भाटी ने एक बयान में कहा है, मध्य प्रदेश में महापुरुषों का सबसे ज्यादा अपमान यहां की बीजेपी सरकार कर रही है, फिर चाहे वह सम्राट मिहिर भोज की बात हो या बाबा साहब अंबेडकर का मामला। बाबा साहब किसी एक समाज में जन्म तो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो संविधान बनाया वह हर वर्ग, जाति, महिलाओं, बच्चों, किसान और मजदूर, गरीब सबको ध्यान में रखकर बनाया और सभी के हित सुरक्षित रखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर मंच पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन ग्वालियर में चल रहे इस गंभीर विवाद पर उनकी चुप्पी क्या यह साबित नहीं करती कि सरकार दलितों के सवालों से मुंह मोड़ रही है? प्रशासन पूरी तरह मौन है और सरकार गहरी नींद में सो रही है। देश के संविधान निर्माता की मूर्ति को लेकर विवाद हो और प्रशासन निष्क्रिय बना रहे, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीम आर्मी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने भी ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कुछ दिनों पहले इस मुद्दे पर एक पत्र लिखते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर आम्बेडकर और उनके द्वारा रचित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय के मंदिर यानी उच्च न्यायालय में संविधान निर्माता की प्रतिमा की स्थापना न केवल न्याय संगत है, बल्कि यह संवैधानिक प्रगति, न्याय और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी होगी। पटवारी ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और ग्वालियर खंडपीठ परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए सर्वोत्तम निर्णय सुनिश्चित करे। अब हम आपको नरेंद्र मोदी के उसे ऐतिहासिक बयान के बारे में बताएंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर B.R. अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर चल रहा विवाद काफी चर्चा में रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे और सार्वजनिक बयान कम ही मिलते हैं, लेकिन उनके विचारों और उनकी सरकार की नीतियों से उनके रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के प्रति गहरा सम्मान जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंचों से बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की है। उन्होंने कई बार कहा है कि अगर बाबा साहेब ने मानवतावादी संविधान न दिया होता तो शायद हमारे जैसे व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। उनकी सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े पंचतीर्थ स्थलों जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई के विकास पर विशेष जोर दिया है, जो अंबेडकर के सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अप्रत्यक्ष बयान और सरकार का रुख। ग्वालियर विवाद के संदर्भ में हालांकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी सरकार और भाजपा का सामान्य रुख अंबेडकर के सम्मान और उनके संविधान के प्रति निष्ठा का रहा है। जब इस तरह के विवाद उठते हैं तो सरकार आमतौर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने की बात करती है। विपक्ष का आरोप। इस विवाद में विपक्ष, खासकर कांग्रेस और भीम आर्मी जैसे संगठन, ने भाजपा और नरेंद्र मोदी पर संविधान और अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में अंबेडकर का सम्मान करती है तो उसे प्रतिमा स्थापना में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया पर जोर। सरकार और कानूनी व्यवस्था आमतौर पर ऐसे मामलों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुलझाने पर जोर देती है। ग्वालियर हाई कोर्ट में यह विवाद वकीलों के एक समूह द्वारा प्रतिमा के विरोध के कारण उत्पन्न हुआ था और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की भी बात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के प्रति अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा और सम्मान को कई बार व्यक्त किया है और उनकी सरकार ने अंबेडकर से जुड़े स्थलों के विकास पर काम किया है। हालांकि ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर उनका कोई सीधा स्पष्ट बयान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी और सरकार का रुख हमेशा संविधान और अंबेडकर के सिद्धांतों के सम्मान का रहा है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधता रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमारे वीडियो को अंत तक समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।